इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां मैंने पिछले एपिसोड का एंड किया था। हम देखते हैं कि रिवर व्यूइंग स्ट्रीट पर घूमने फिरने के बाद सबने अपने जरूरी सामान खरीद लिए थे। चेन पिंगन अब निकलने ही वाला था कि अचानक आलियांग ने सुझाव दिया कि क्यों ना आज एक नाव लेके रशिंग ट्रैंक्विल रिवर का नजारा देखे। ज्यादा लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, बस लिन शोई ने चुपचाप सहमति में सिर हिला दिया। चेन पिंगन को भी कोई एतराज नहीं था। जाने से पहले सबने सब सामान को रिले स्टेशन के कमरे में रखा है। तभी ली बाओपिंग ने चेन पिंगन का कपड़ा पकड़कर खींचा। चेन पिंगन तुरंत समझ गया कि वो टांगुलू लेना चाहती है। इधर जूलू अपने पापा को हथियारों की दुकानों की ओर घसीट ले गई और ली हुआई ने खाना मांगना शुरू कर दिया। तो आलियांग ने डेप्यूटी से कहा कि वो ली हुआई को वापस पिलो रिले स्टेशन ले जाए। अब भाई सब लोग अलग अलग हो गए, बस लिन शोई और आलियांग जा रहे थे। लिन शुई ने धीरे से आलियांग से पूछा कि क्या सच में ली हुआई सबसे किस्मत वाला है और क्या वो सेवर्ड वाटर क्लिफ नाम की नई सी दिखने वाली किताब सबसे कीमती है। आलियांग ने बताया कि वह किताब बस नई दिखती है, असल में वो बहुत पुरानी है, लेकिन उस किताब का कंटेंट बेकार है। उसकी असली कीमत तो उस किताब के कागज में है जो सैकड़ों साल पड़े रहने पर भी खराब नहीं हुए। आलियांग ने एक घूंट शराब पी और फिर बोला कि उस किताब में कुछ सिल्वरफिश पहले ही बस चुकी है। ये सिल्वरफिश कोई आम कीड़े नहीं होते, बल्कि मिस्टीरियस स्पिरिट जैसे कीट होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं। ये कीड़े शब्दों में छिपी एसेंस एंड स्पिरिट को खाते हैं। जब ये पूरी तरह बड़े हो जाते हैं तो एक बाल जितने पतले होते हैं। अगर यह किताब किसी रईस को बेच दी जाए जिसे अजीबोगरीब चीजों में खास दिलचस्पी हो, तो आराम से इसका कीमत ली हुआई की कीमत से 1000 गुना ज्यादा होगी। लिन शोई यह सुनकर शॉक में था, क्योंकि जो सिल्वरफिश दिखाई भी नहीं देते उनकी वजह से एक किताब की कीमत कम से कम 1000 गुना बढ़ सकती है। लिन शुई को लगा कि शायद उसके गांव के बाहर की दुनिया में पैसा ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज नहीं थी। आलियांग ने उसके दिमाग की बात पढ़ ली और हंसते हुए लिन शुई से बोला कि जब वह सच में कल्टीवेशन के रास्ते पर चलेगा तो उसे समझ आएगा कि पैसा तो बस पानी जैसा है, जो उंगलियां चटकाते ही सब खत्म हो सकता है। लिन शोई ने सिर हिलाकर बात समझ ली। आलियांग ने फिर मुस्कुराकर बोला कि अगर ये बात चेन पिंगन को समझानी होती तो शायद उसे ये समझ नहीं आता। लिन शोई ने मना करते हुए कहा कि जब बात पैसों की है तो चेन पिंगन जरूर समझ जाता। आलियांग तो यह सुनकर हंसते हंसते लौटपोट हो गया। अब दोनों नदी के किनारे पहुंचे जहां चारों तरफ रौनक थी। जैसे ही वो गली पार कर नदी किनारे पहुंचे तो देखा कि नदी के दोनों तरफ नीले पत्थर की पट्टियां बिछी थी और हवा में इधर उधर से आती औरतों की हंसी और बातें तैर रही थी। ऊंची इमारतों की रेलिंग पर ढेरों सुंदरियां झुकी खड़ी थी। उनकी गोरी नर्म बाहें झिलमिलाती रोशनी में और भी दिख रही थी। ज्यादातर ने चमकदार लाल या हरे कपड़े पहन रखे थे और लटके हुए लालटेन की रोशनी में वो और भी अट्रैक्टिव और चार्मिंग लग रही थी। हर तरह की सजी संवरी नावें धीरे धीरे नदी में बह रही थी। नावों में केबिन बने थे जिनके ऊपर बांस की पर्दे लटक रहे थे। ज्यादातर नावों के दोनों सिरों पर एक एक जवान लड़की बैठी थी और हाँ, नाव चलाने का काम भी एक लड़की ही कर रही थी। ऊंची इमारतों में जो औरतें थीं, वो तो खुलेआम ग्राहकों को बुला रही थी, लेकिन नावों की लड़कियां ज्यादा शांत, नर्म और थोड़ी सलीके वाली लग रही थीं। भले ही उनके कपड़े भी खुले थे, पर अंदाज में नजाकत थी। ऊपर की बालकनियों से बैठी औरतें अक्सर इन नावों वाली लड़कियों को ताने मारती, मजाक उड़ाती, यहाँ तक कि फलों और सब्जियों के छिलके भी फेंक देती। मगर नावों वाली लड़कियां तो इस सब की आदी थी। जब तक कोई चीज लग न जाए तब तक वो पलट कर देखती भी नहीं थी, लेकिन जब झगड़ा हो जाता तो फिर मर्दों की भीड़ मजा लेने लगती। लिन शोई घबराहट और बेचैनी में इस बारे में आलियांग से पूछा, क्योंकि वह तो रशिंग ट्रैंक्विल रिवर में नाव चलाकर रात का नजारा देखने आया था, मगर यहाँ तो कुछ और ही देख रहा था। आलियांग ने बड़ी चालाकी से बात घुमाते हुए ली हुआई से बोला कि ये जो जगह है ना, जहाँ 3 नदियां मिलती हैं, इसे भी उसी नदी का हिस्सा मान ले। लिन शोई बस उसे देखता रह गया, कुछ कह ही नहीं पाया। आलियांग वहीं नदी किनारे बैठ गया और उन सजी धजी नावों को देखने लगा जो धीरे धीरे बह रही थी। जब भी कोई नाव वाली लड़की उस पर नजर डालती या मीठी आवाज में उसे बुलाती, वो अपनी छोटी लौकी उठाता और चुपचाप एक घूंट शराब पी लेता। फिर अपने आप से धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगता। लिन शोई भी उसके पास बैठ गया और कान लगाकर सुनने लगा कि वो क्या कह रहा है। लिन शुई को आलियांग के शब्दों का बस कुछ टुकड़े सुनाई दिए, जैसे आलियांग कह रहा था कि उसे तो कुंवारे मोती जैसा पवित्र रहना है, वह तो सज्जन आदमी है, ऐसी हसीनाएं तो मर्दों को बर्बाद कर देती है, वगैरह वगैरह बोल रहा था। लिन शोई की हंसी छूटने ही वाली थी, लेकिन उसने किसी तरह खुद को रोका। फिर आलियांग ने थोड़ा सिर घुमाया और पास से गुजरती एक नाव की ओर देखा। उस नाव के आगे एक आम सी दिखने वाली औरत बैठी थी, पर उसकी नजरों में गजब का कॉन्फिडेंस था। वो इधर उधर ऐसे देख रही थी जैसे सैर कर रही हो, कोई धंधा
अंधा वंधा नहीं। उसके पीछे नाव चला रही जो लड़की थी वो नाजुक और प्यारी लग रही थी। आलियांग खड़ा हुआ और उस नाव के पास आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही नाव पास आई उसने अचानक एक चमचमाता हुआ सोने का टुकड़ा निकाला और पूछा कि क्या इतना काफी है? नाव में बैठी औरत ने ना हाँ में सिर हिलाया ना में। पीछे खड़ी नाव चलाने वाली लड़की तो सन्न रह गई। उसका मन तो कर रहा था कि कब इस ऑफर को हाँ कर दे, मगर उस औरत की नजर आलियांग को नजरअंदाज करके सीधे उसके पीछे खड़े लिन शुई पर पड़ी। औरत ने इशारा करते हुए कहा कि वह बस इस छोटे बच्चे को अकेले नाव पर आने दे सकती है। आलियांग हड़बड़ाते हुए सोना वापस जेब में ठूंसते हुए बोला कि वह इस बच्चे के लिए उसे कोई भी पैसे नहीं देगा। औरत मुस्कान के साथ बोली कि वह लिन शुई को मुफ्त में आने देगी। बेचारा आलियांग जो ढेर सारा सोना लहराकर भी रिजेक्ट हो गया, खुद को एकदम बेचारा समझने लगा। आलियांग के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे कह रहा हो कि क्या इस औरत की टेस्ट इतना हाई है। आलियांग ने सोचा कि उसके जैसा जवान हैंडसम आदमी छोड़कर कि यह औरत उस सूखे डंठल जैसे लड़के में इंटरेस्टेड है, और अगर ऐसा है तो अगर वह चेन पिंगन को घसीट कर ले आए तो शायद यह औरत उसे ही उल्टे पैसे थमा दे। औरत ने मुस्कुराते हुए लिन शुई से चढ़ने को बोला, मगर लिन शुई ने सिर हिलाकर साफ मना कर दिया। फिर नाव को आखिर आगे बढ़ाना ही पड़ा क्योंकि पीछे से बाकी नावों की लड़कियां रास्ता छोड़ने के लिए हल्ला मचा रही थी। निकलते वक्त उस औरत ने एक बार फिर पीछे मुड़कर लिन शुई को देखा, मगर लिन शुई के चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर लिन शुई ने धीरे से आलियांग से पूछा कि क्या वह उसी नाव का इंतजार कर रहा था। आलियांग ने अपनी टोपी ठीक की और हंसते हुए बोला कि वह तो बस देख रहा था कि यह जाल कितनी दूर तक फेंका गया है। भाई, आलियांग जिस जाल की बात कर रहा है हमें उसके बारे में आगे पता चलेगा। अब लिन शुई भी आलियांग के पास आकर बैठ गया और हसीनाओं को देखने लगा। इसी बीच एक छोटा बच्चा टोकरी में बेर के फूल लिए सड़क पर दौड़ता हुआ ग्राहकों को चिल्लाकर बुला रहा था। इधर झूलू को अपने लिए एक अच्छा सा खंजर खरीदना था, ऐसा जो देखने में भी बढ़िया लगे और धार भी जबरदस्त हो। पर हथियारों की दुकान तो बंद हो चुकी थी, इसीलिए झूलू चुपचाप खड़ी थी, आंखों में गुस्सा और मायूसी के साथ। जूहे ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि वे कल फिर से खरीदने आएंगे तो उन्हें मिल जाएगा। झूलू एक खूंटे के पास टिक गई और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी। जूहे ने धीरे से झूलू से पूछा कि क्या वह कुछ सोच रही है। झूलू ने बस ना में सिर हिला दिया। जूहे ने जरा और टटोलते हुए कहा कि क्या ली बाओपिंग ने गो टेबल माउंटेन पार करते वक्त उससे कुछ कहा था। जूलू ने थोड़े बुझी आवाज में जवाब दिया कि ली बाओपिंग ने उससे कहा कि बाकियों के साथ जरा इज्जत से पेश आए। जूहे ने चैन की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा कि ली बाओपिंग ने कुछ गलत नहीं कहा। बाहर सफर करते वक्त मेलजोल ही असली दौलत होता है। जूलू ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा कि वह आलियांग को तो इज्जत दे सकती क्योंकि वह विंड स्नो टेम्पल से है, मगर लिन शुई तो किसी नौकरानी का बेटा है और ली हुआई तो किसी कामचोर बाप का, तो वह किस हक से उन लोग को इज्जत दे, और खासकर वह चेन पिंगन। जूहे ने एक लंबी सांस ली और जूलू से कहा कि यहाँ कोई बाहरी नहीं है, और जो वह आगे कहने जा रहा है उसे सुनकर जूलू को थोड़ा कड़वा लग सकता है, मगर जूलू का चेहरा अचानक चमक उठा और उसने जूहे की बात काट दी और उसे दूसरे यंग मास्टर ने जो चिट्ठी में लिखा वह बताने लगी। जूलू ने बताया कि उसके यंग मास्टर ने लिखा कि कैसे उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर घोड़ा चोरों के एक गिरोह का पीछा किया और उन्हें पकड़ा। उस पीछा करने के दौरान जो उतार चढ़ाव आए वो भी लिखा, और उन्होंने चैन क्लैन के एक वीर सेनापति के बड़े बेटे से भी दोस्ती कर ली है, और कैसे बीकन टावर जलाकर यह संकेत दिया गया कि सब कुछ ठीक है। फिर यंग मास्टर ने लिखा कि राजधानी में कितनी अजीबोगरीब और अनोखी चीजें देखने को मिलती हैं। वहाँ लोग सांपों और हंसों पर सवार होकर सड़कों पर घूमते हैं, लेकिन राजधानी के लोगों के लिए ये सब आम बात है। और यहाँ के शहर के दक्षिणी द्वार पर 2 जीवित द्वारपाल खड़े हैं, और ये एक डाओइस्ट सेक्ट की ओर से गिफ्ट थे जब ग्रेट ली साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उनकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर है। जूहे ने झुंझलाते हुए जूलू से कहा कि उसे सेकंड यंग मास्टर को सिर्फ यंग मास्टर कहकर ना बुलाए। जूलू हंसते हुए जूहे से बोली कि उनके यंग मास्टर अभी यहाँ है भी नहीं, और उनका स्वभाव तो इतना सरल है कि अगर वो सुन भी ले तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। जूहे ने जूलू को डांटते हुए बोला कि उसे इतना डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। जूलू ने नजरें झुका ली, उसकी पलकें हल्के हल्के कांप रही थी। फिर जूलू ने कहा कि उसके सेकंड यंग मास्टर ने एक बार उससे कहा था कि जिनका भाग्य अच्छा होता है उन्हें बिना कुछ किए भी सुख सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन जिनका भाग्य बुरा होता है वह तो इस दुनिया में बस दुख झेलने ही आए होते हैं। ली हुआई का भाग्य अच्छा है और लिन शोई का भी। जब वे माउंटेन क्लिफ अकादमी के शिष्य बन गए हैं तो बहुत मुमकिन है कि वो भविष्य में बड़े नाम और रुतबे वाले लोग बन जाएं, और अगर ऐसा न भी हुआ तब भी वो अमीर और रईस जरूर बन जाएंगे। फिर जूलू ने ऊपर देखा और बोलना जारी रखते हुए कहा कि जहाँ तक चेन पिंगन की बात है तो उसका जीवन भी कोई बुरा नहीं है। कम से कम उसे दूसरों को यंग मास्टर
मास्टर या यंग मिस्ट्रेस तो नहीं कहना पड़ता। जूहे अपनी बेटी की आंखों में सीधे देखने से थोड़ा हिचकिचा रहा था। जूहे पीढ़ियों से सेवक था, वह कहना चाहता था लेकिन उनके पास शब्द नहीं थे। मगर अब जू लू की आंखों में एक मजबूत इरादा झलक रहा था। उसने जूहे से कहा कि उसके सेकंड यंग मास्टर ने उससे कहा था कि जब वे कैपिटल पहुंचेंगे तो वहां उनके लिए अपनी नीची हैसियत से निकलने के लाखों रास्ते होंगे और फिर ग्रेटली एम्पायर की फ्रंटलाइन फौज औरतों को भी भर्ती करती है। अगर वह अच्छा प्रदर्शन करे तो शायद उसे एम्पर की तरफ से कोई उपाधि भी मिल जाए। जूहे ने अपनी बेटी को देखा जो इस पल कुछ बदली बदली सी लग रही थी। उसके चेहरे पर जोश और उम्मीद की रोशनी थी। ये देखकर उसे सुकून और संतोष महसूस हुआ। जूहे ने सिर हिलाकर हामी भरते हुए बोला कि वे दोनों ही फौज में भर्ती होंगे तो कम से कम एक दूसरे का ख्याल तो रख सकेंगे। और अब जब सेकंड यंग मास्टर कैपिटल में अच्छी तरह बस चुके हैं तो वे उनसे कोई ऐसी यूनिट ढूंढने को बोलेंगे जो ज्यादा कठिन न हो और जिसमें नाम कमाना आसान हो। जूलू मुस्कुराई और जल्दी से अपने पिता का हाथ पकड़कर उनके साथ चल दी। उसने उनका हाथ अपने हाथ में लपेट लिया और उन्हें पिल्लो स्टेशन की तरफ खींचते हुए मजाक में बोली कि वह कब से इतने बातूनी हो गए। जूहे ने प्यार से जूलू के सिर पर हाथ फेरा। कुछ पल वो चुप रहे, फिर हिम्मत करके उससे बोला कि जब भी उसे मौका मिले तो चेन पिंगेन से गो टेबल माउंटेन वाले मामले में माफी मांग लेना चाहिए। जूलू चुप हो गई, लेकिन शायद आज उसकी तबीयत खुश थी। उसने मुस्कुराते हुए चमकती आंखों से हाँ में जवाब दे दिया। इधर रेड कैंडल टाउन में दो मंदिर थे और ये ग्रेटली एम्पायर की परंपरा के अनुरूप था। एक था वेनचांग पेविलियन और दूसरा एक योद्धा का मंदिर। दोनों ही आकार में काफी भव्य थे। पहला मंदिर में एक मूर्ति छड़ी पकड़े हुए खड़ा था और दूसरे की मूर्ति कवच पहने हुए थी और जिसके एक पांव के नीचे एक तेंदुआ दबी हुई थी। ये दोनों मंदिर रेड कैंडल टाउन के दक्षिणी हिस्से में स्थित थे और आपस में केवल 500 मीटर की दूरी पर थे। रात गहराई तो अचानक दोनों मूर्तियां लगभग एक ही समय पर कांप उठी। उनके शरीर पर जमी धूल झड़ने लगी और उनके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैलने लगी। उसी समय एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर रिवर और फाइन वाइन रिवर के किनारे स्थित मंदिरों की सुनहरी मिट्टी की मूर्तियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। रेड कैंडल टाउन के उत्तर में स्थित गो टेबल माउंटेन में एक नंगे बदन वाला आदमी हाथ में शराब की जार लिए खड़ा था। उसकी कमर से 3 और शराब के जार लटके हुए थे। वो शराब से पूरी तरह महक रहा था और सीधा चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो एक कदम में करीब 15 मीटर की दूरी तय कर रहा था, जैसे पहाड़ नहीं कोई जमीन पर चल रहा हो। वह बड़ी तेजी से गो टेबल माउंटेन की चोटी तक पहुंचा और एक जोरदार पैर जमीन पर पटका। पास ही माउंटेन लॉर्ड प्रकट हो गया। शराबी ने हरे बांस की छड़ी पकड़े सुंदर आदमी की ओर देखा और हंसते हुए माउंटेन लॉर्ड को बधाई देते हुए बोला कि आखिरकार उसने अपनी पुरानी रिस्ट्रिक्शन तोड़ दी और अपना असली रूप वापस पा लिया और यहाँ तक कि अब उसके पास माउंटेन गॉड बनने का मौका भी है। लगता है उसे कोई बहुत बड़ी किस्मत वाली चीज हासिल हुई है। माउंटेन लॉर्ड ने गंभीर चेहरे में शराबी से पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। शराबी ने मुंह पोंछते हुए सीधे माउंटेन लॉर्ड से पूछा कि उस अलियंग नाम के आदमी की ताकत क्या है। माउंटेन लॉर्ड चुप हो गया। शराबी शांत स्वर में बोला कि यह मामला बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे समय नहीं गंवाना। अगर माउंटेन लॉर्ड ने उसे नहीं बताया तो वह उसके शरीर को इतना चकनाचूर कर देगा कि दोबारा उसे उठने का मौका भी नहीं मिलेगा। माउंटेन लॉर्ड ने शराबी से पूछा कि आखिर वह ये पूछ क्यों रहा है। शराबी ने जवाब दिया कि अलियांग ने ग्रेटली एम्पायर के 2 मार्शल आर्टिस्ट को मार डाला, जिसमें ली हु जो मार्शल आर्ट्स में 7th टायर पर था और हु यिंगलिन जो 8वें टायर पर था। दोनों ही एम्पर के बैम्बू लीफ पेविलियन से थे और फर्स्ट रेट एलीट्स माने जाते थे। जब एम्पर को ये खबर मिली तो वे बेहद नाराज हुए। उन्हें लगा कि सबसे पहले नियम तोड़ने वाला वही था, इसलिए ग्रेटली एम्पायर अब उससे एक्सप्लेनेशन चाहता है। माउंटेन लॉर्ड का चेहरा उदासी से भर गया। शराबी ने फिर माउंटेन लॉर्ड को धमकी दी कि वह इस मामले से दूर ही रहे और अगर हो सके तो पूरी तरह अलग हो जाए, वरना दोबारा उसे रशिंग ट्रैंक्विल रिवर में डुबकी लगाने भेज दिया जाएगा। माउंटेन लॉर्ड बस एक उदास सी मुस्कान दे पाया।